अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आप सबका खुश आमदीद। दो टेक्निकल एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सामने हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कौन से टॉपिक जो हैं वो इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है 3 से 4 एमसीक्यूज हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर बफर वाला टॉपिक, ली शैटलियर प्रिंसिपल और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है वो फिज़िकल स्टेट की बेस पे दो तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बेस पे भी दो इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। लेकिन जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है उस बेस पे होमोजेनाइज और हेट्रोजेनाइज। बच्चों, होमोजेनाइज इक्विलिब्रियम हम एक छोटा सा जो है ना इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। याद रखना है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर हैं तो वो होमोजेनाइज। और इसी तरह इफ रिएक्टेंट्स, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं शॉर्टली, एंड प्रोडक्ट्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पी से, प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट, अगर उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो एक जैसी नहीं है तो उसको हम हेट्रोजेनाइज इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। बच्चों, होमोजेनाइज मिक्सचर फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि फिजिकल स्टेट एक जैसी है तो मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म, सारी गैसेस होंगी। और हेट्रोजेनाइज फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब यह है कि उसमें कोई सॉलिड, लिक्विड, ये तीनों जो है वो मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह आपने याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास होमोजेनाइज इक्विलिब्रियम है, इसमें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ये आगे चल के हम देखेंगे भी। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर जो है ना इंक्लूड ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा वो हम देखेंगे जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे रखते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखा जाता है। उसमें रिएक्टेंट्स भी आएंगे, प्रोडक्ट्स भी आएंगे। लेकिन जो हमारे पास हेट्रोजेनाइज इक्विलिब्रियम है जिसमें प्योर सॉलिड और लिक्विड है, बच्चों, वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर शामिल नहीं होंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन की नहीं। एक्सक्लूडेड किससे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इसमें प्योर लिक्विड या सॉलिड को आप शामिल नहीं करेंगे। ये बात जो है ना वो आपने याद रखनी है, आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एक आध एग्जांपल, N2 + 3H2 इट फॉर्म 2NH3। ये होमोजेनाइज इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, अमोनिया एक क्या है,
गैस है, सेम फिजिकल स्टेट। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी इसको कहा जाता है, चूने का पत्थर भी कहा जाता है, किस में चेंज हो रहा है? CO2 के अंदर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो चूने का पत्थर है ये है तो सॉलिड, CO2 एक गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। तो ये देखें मोर देन वन फेज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अपेयर होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड, शामिल नहीं होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट वाली बात आपने याद रखनी है बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक है मेन केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। और इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, इट कैन एस्टेब्लिश्ड किसके अंदर? इनक्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड वेसल के अंदर जो है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। इसी तरह आपने याद रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, ये वो स्टेट है एट विच, यहां बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, आपने याद रखना है ये वो स्टेट है एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड और F becomes equal to the rate of reverse। यहां हमारे पास ये वो स्टेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे रिएक्टेंट्स R से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड प्रोडक्ट्स P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिकम्स कांस्टेंट। बच्चों वो स्टेट जहां पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं कहना आपने, बच्चे इक्वल का वर्ड यूज करते हैं, बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट ज्यादा हो सकते हैं प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट कम हो सकते हैं प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट बराबर हो सकते हैं प्रोडक्ट। तीनों पॉसिबिलिटीज जो वो हमारे पास हो सकती हैं। इसी तरह आपने याद रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच reaction does not cease, बल्कि वो दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रहा होता है इक्वल रेट के साथ। रिएक्शन डज नॉट सीज बट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सीज। जितने रिएक्टेंट में चेंज आना था आ चुका, जितना प्रोडक्ट के अंदर चेंज आना था वो आ चुका, प्रोग्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है क्योंकि उनका रेट क्या हो गया? इक्वल। दैट्स व्हाई वी से दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी से दैट केमिकल इक्विलिब्रियम chemical equilibrium is a type of dynamic equilibrium, static नहीं। static तो वो होता है ना जिसमें हमारे पास रिएक्शन भी सीज हो जाता है प्रोग्रेस के साथ साथ। तो ये एक स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है जो साइमल्टेनियस रेट के साथ दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। सिर्फ जो प्रोग्रेस है ना वो क्या हो चुकी होती है? सीज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारी करेक्टरिस्टिक करेक्ट इनकरेक्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं।
और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अचीव होता है, एंड इट कैन अचीव फ्रॉम आइदर साइड, रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स। अब हम इसको जो है ना वो ग्राफिकली देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम 3 ग्राफ बनाएंगे जो बच्चों हमारे पास जो है ना वो एक MCQ भी कह लें आप, ऊपर की इंफॉर्मेशन भी कह लें आप। ये हमारे पास सेकंड ग्राफ है, और इसी तरह ये हमारे पास थर्ड ग्राफ है। बच्चों हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या देख रहे हैं? टाइम। और वाई एक्सिस के ऊपर हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? सी। सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पे हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। सी स्टैंड फॉर क्या है? कंसंट्रेशन। बच्चों बिल्कुल टाइम जब 0 है उस वक्त सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास? रिएक्टेंट्स की। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है? कम। और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है? इंक्रीज। ये जो हमारे पास फॉलिंग कर्व आप देख रहे हो ना, फॉलिंग कर्व, दिस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये जो राइजिंग कर्व है, दिस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट until they achieve the state of chemical equilibrium। किस स्टेट को ये अचीव कर लेते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को। बच्चों सेकंड ग्राफ है हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है? कम। और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। until they attain the state of chemical equilibrium। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल। बच्चों ये जो हमारे पास फॉलिंग कर्व है, दिस रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो राइजिंग कर्व है, दिस रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड ग्राफ है हमारे पास, टाइम 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? कम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? ज्यादा। अनटिल के वो किसको अटेन कर लेते हैं? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो ये जो फॉलिंग कर्व है फॉर रिएक्टेंट्स, राइजिंग कर्व जो है ये किसके लिए है? फॉर प्रोडक्ट। बच्चों ये 3 तरह के ग्राफ हमें मिल सकते हैं। अब जरा मुझे बताएं आप कि इन तीनों ग्राफ में से ये जो पहला ग्राफ है, फिर दूसरा है, ये तीसरा है, बताएं इनमें से जो है ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों कौन सा ग्राफ जो है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? इनको ऑप्शंस बना लें आप। ये अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, ये बीटा ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों ये चार्ली ऑप्शन है हमारे पास, और डेल्टा ऑप्शन हम कह देते हैं ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट होगी। ये सारे ग्राफ ही करेक्टली रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम को। बताएं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन किस स्टेट के ऊपर? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर किस में आपको लग रहा है
कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट से। ये ज़रा ऑब्जर्व करें बच्चों, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट से। तो राइट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? बीटा। बच्चों इसी तरह बताएं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, कहां पे आपको लग रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है? ये देखो ना, ये प्रोडक्ट ये ऊपर है, रिएक्टेंट ये नीचे है, तो राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा। बच्चों इसी तरह हमारे पास जो है ना वो एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताएं किसके अंदर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो बराबर है, लेकिन किसके ऊपर? एट इक्विलिब्रियम। तो तब हमारे पास ये देखें ना, ये इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती, तो क्या होगी? चार्ली ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट का मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती, इसलिए हम सिर्फ इक्वल का वर्ड जो है वो यूज नहीं करते। बच्चों टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में किस तरह से चेंज आता है, कंसंट्रेशन किस तरह से जो है ना वो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जा रही होती है, ये हम एक लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग एंड पी वेग ने इसके बारे में हमें बताया था। बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, जिस रेट स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। किसका एक्टिव मास? ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब यहां पे क्या है बच्चों? आपने याद रखना है इस लेवल के ऊपर, एक्टिव मास द मास विच इज गोइंग टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी कि इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन। बच्चों इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? याद रखना, इट इज रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और बात भी आपने याद रखनी है, ये जो हमारे पास एक्टिव मास है इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और भी इसके यूनिट है हमारे पास, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन की नहीं होती, गैसेस की भी हो सकती है। तो यहां पे आपने सिर्फ इतना ही लिख लेना है। तो बच्चों जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्शन उतना ही फास्टली क्या करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स टू अचीव द केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हमारी स्टडी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है। ए रिएक्ट्स विद बी रिवर्सिबली टू फॉर्म सी प्लस डी। बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। इसके गिर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दे रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, ए इंटू बी। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स सी इंटू डी।
बच्चों हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम, अभी हमने बात की है कि जब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोसीड कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम पे अप्रोच कर रहे होते हैं, तो अभी हमने स्टार्ट के अंदर बात की है कि इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंच के हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स के। रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी और के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। बच्चों दो रेट कांस्टेंट को इकट्ठा कर दो, के एफ ओवर के आर, और उधर से दो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें जो है ना वो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसी? बच्चों ये इस सारे टॉपिक का हीरो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाम याद रखना है, काम भी इसका याद रखना है, काम भी बड़े बड़े हैं, नाम भी बड़ा है इसका। तो बच्चों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमेशा ऊपर रखा जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमेशा क्या रखा जाएगा? नीचे रखा जाएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है कब? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप लिख रहे होते हैं। ये तो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन विदाउट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पहला लेक्चर मोल्स वाला। कोफिशिएंट कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपीयरिंग इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों हम एक ऐसा रिएक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ मोल्स अगर आ जाते हैं, जैसे ये एक रिएक्शन है, A number of moles with reactant A, B number of moles with reactant B, reversibly change into C plus D as a product। अब अगर कहा जाए कि इसका जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, क्या लिखेंगे? के C इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A इंटू B। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कहां पे लिखना है आपने? बच्चों दे अपेयर एज ए एक्सपोनेंट C D A B, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और एक्सप्रेशन। क्योंकि पहला जो MCQ है ना वो एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से जान लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, D A B, और इसी तरह जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास कहां पे आएंगे? एज ए एक्सपोनेंट C D स्मॉल a स्मॉल b। एक ये वे भी है इसको एक्सप्रेस करने का। दोनों तरह से जो है ना वो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास गैसेस हैं, फॉर आइडियल गैसेस, अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर ना आपने एक बात याद रखनी है कि गैसेस के लिए हमारे पास जो
मोलर कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर के। यानी कि अगर सारी गैसेस हैं तो फिर हम कंसंट्रेशन को किस में मेजर कर रहे होते हैं? पार्शियल प्रेशर के अंदर। तब आपने जो है ना वो याद रखना है कि तब हम केसी नहीं कहेंगे, केसी तब कहेंगे जब सारी मोलर कंसंट्रेशन होंगी। और अगर गैसेस की बात करेंगे तो फिर हम वर्ड क्या यूज करेंगे? केपी। तो बच्चों एक और हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है के पी के विद रिस्पेक्ट। सपोज ये कर लें ए बी सी डी दीज आर ऑल गैसेस, तो अब सी सी की बजाय क्या लिखेंगे हम? पी पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट C मोल स्मॉल c, प्रोडक्ट D मोल स्मॉल d, प्रोडक्ट A मोल स्मॉल a, प्रोडक्ट B मोल स्मॉल b। तो इसका मतलब यह है कि अब आपसे ना एग्जामिनर तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन 4 ऑप्शन में पूछ सकता है किसी भी रिएक्शन के लिए। केसी के लिए, केपी के लिए, केपी है तो पार्शियल प्रेशर, केसी है तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अब बच्चों हमने देखना है रिलेशन किसके दरमियान? रिलेशन बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms if concentration is taken in partial pressure and equilibrium constant in terms if concentration taken in molar Kp and Kc। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसकी डेरिवेशन बुक में नहीं दी हुई, उसमें जनरल गैस इक्वेशन जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही होती है। एंट्री टेस्ट के लिए, एफएससी के लिए भी आपने सिर्फ वो रिलेशन याद रखना होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n। बच्चों ये जो रिलेशनशिप हमने ड्रा किया है ना, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू इस रिलेशन से ही पूछे गए हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n। यहां अब आपने याद रखना है कि ये जो डेल्टा n है ना, ये बराबर है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का क्या है? डिफरेंस। बच्चों अब ये जो रिलेशन है ना, इसमें से जो है ना बड़ी काम की 3 बातें जो है ना वो पूछी जाएंगी। पास्ट पेपर उठा के आप देख लें, मोस्टली एमसीक्यू इसी में से ही जो है ना वो उसने पूछा होगा। अब वो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हो सकती हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर डेल्टा n नेगेटिव है, लेस देन 0 किस में आता है? नेगेटिव में। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से क्या है? कम। एक ये मतलब भी होता है इसका। दूसरा जो हम काम की बात देखेंगे वो ये है कि अगर डेल्टा n ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से क्या हो हमारे पास? ज्यादा। और तीसरी बात, अगर डेल्टा n किसके बराबर आ जाए? 0 के। बच्चों इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स क्या ही हैं हमारे पास? बराबर। ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 3 इंफॉर्मेशंस। डेल्टा n नेगेटिव, डेल्टा n पॉजिटिव किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा n क्या होगा? 0। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर डेल्टा n नेगेटिव हो, इसी np
लेस देन एन आर के हिसाब से आपने याद रखना है कि इस तरह के रिएक्शन में बच्चों जो केपी होगा ना वो भी लेस देन क्या आएगा, केसी। केपी की वैल्यू जब निकालोगे तो वो केसी की से क्या बनेगी हमारे पास, कम। और इसमें हमारे पास जो आएगा वो इसी के विद रिस्पेक्ट बच्चों जब आप निकालेंगे तो केपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगा, केसी। केपी केसी से बड़ा होगा। और जीरो होने पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो केपी किसके बराबर ही आपको मिलता हुआ मिलेगा, केसी की। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपने याद रखना बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट। यूनिट ऑफ केसी हो या यूनिट ऑफ केपी हो, अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा ना तो ये आपने याद रखना है कि इस केस में हमारे पास इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। ये एक शॉर्टकट याद रख लेना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन। यानी कि इस तरह के रिएक्शन में ना आपको पावर माइनस डेल्टा एन रखना पड़ेगा, यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। और इसमें आपने यूनिट ऑफ केसी निकालते हुए जब आप करोगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर प्लस डेल्टा एन मिलता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे। और बच्चों इस केस के अंदर केसी हैविंग नो यूनिट, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। या ऐसे भी हो सकता है चार ऑप्शन में। ये तो हमने केसी की बात की है ना। अगर केपी की बात आ जाए बच्चों, केपी की बात, तो केपी में तो वो आपको क्या भी दे सकता है, एटीएम। तो सिंपल आपने क्या कर देना है, रेज टू पावर डेल्टा एन। अकेला कंसंट्रेशन भी लिखा हो सकता है, इसमें भी क्या करेंगे, अगर वो केपी का यूनिट आपसे डिमांड करता है तो फिर भी आपने सिंपल एटीएम रेज टू पावर क्या कर देना है, डेल्टा एन। इसमें कोई यूनिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये आपने जो है ना वो डिफरेंट शॉर्टकट याद रखने हैं। एग्जामिनर की मर्जी है, वो एटीएम की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दे, ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो आपने सिर्फ डेल्टा एन करके देख लेना। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बच्चों ये जो बातें हम कर रहे थे ना, ये किस तरह के रिएक्शन के लिए कर रहे थे, ये कैसी बातें हम कर रहे थे भाई, अभी पता चल जाता है बच्चों। तो आप जरा मुझे बताएं कोई एग्जांपल ऐसी जिसमें आपको लगता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा हैं। तो बच्चों हम मशहूर ज़माना एग्जांपल देखेंगे, PCl5। बात रिवर्सिबल रिएक्शन की हो रही है, चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2। जरा देखो ना इसमें कितने मोल्स हैं हमारे पास, 2 मोल। बच्चों इसमें कितने मोल हैं हमारे पास, 1 मोल। तो है ना प्रोडक्ट के मोल ज्यादा रिएक्टेंट से। इसमें बताओ बात किस एग्जांपल्स की हो रही है बच्चों, लाइक N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। अब जरा चेक करो, इसमें रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं। कितने मोल हैं, 3 और 1 4 मोल लेफ्ट साइड पे हैं, लेकिन राइट साइड पे जस्ट कितने मोल हैं, 2 मोल। तो है ना डिफरेंस। बच्चों आखिरी हम एग्जांपल्स जो देख रहे हैं वो किस तरह के रिएक्शंस के लिए बात हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस F2 रिवर्सिबली इट फॉर्म 2HF। चेक करो, इसमें रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। तो ये जो ऊपर जो हम बातें कर रहे थे ना, ये सारी इन एग्जांपल्स के ऊपर फिट आती है। बच्चों रिलेशन आपने जुबानी याद रखना है, KP इज इक्वल टू KC
आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। अब इसी रिलेशन से रिलेटेड ना ये दो एमसीक्यू काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बद्दुआएं दे रहे हैं कि इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। किसी को तवज्जो ना दी जाए तो बच्चों वो नाराज़ हो जाता है, बद्दुआओं पे आ जाता है। तो इसकी तरफ आते हैं अभी हम। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। इन एमसीक्यू का जो है ना वो अब हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे, इनको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 1, जो पहला एमसीक्यू है थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। के सी नॉट के पी। बच्चे पहली तो यही गलती करते हैं, भाग के आंसर करते हैं कि सर देखिए मैंने रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैं एग्जामिनर हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, अब बच्चों ये रिलेशन हमने जो असल में पढ़ा है वो क्या था, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये रिलेशन हमने पढ़ा है। अल्फा ऑप्शन चेक करते हैं, मुझे बताना है आपने इस अल्फा ऑप्शन में डेल्टा एन किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। ये हमने पढ़ा है। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, हाफ, ये हाफ लिख दिया। फिर माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, CO का 1 है, O2 का कितना है, हाफ। अब इसको जरा सॉल्व कर रहे हैं आप। 1/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो -1 माइनस हाफ। बच्चों ये माइनस हाफ प्लस हाफ से क्या हो गया, कैंसल। ये कट रहा है, देख लें। ये क्या पीछे रह गया है, पीछे सिर्फ रह गया हमारे पास -1 माइनस, सॉरी ये हमने प्रोडक्ट के मोल्स, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बच्चों। ये ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हमने कर दी है कि यहाँ पे हमें लेना चाहिए था क्या भला, ये कट नहीं होगा, ये हमें लेना पड़ेगा 1। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 1 है। ये देखो ये 1, ये 1, ठीक है, ये 1 है तो -1 माइनस हाफ, और ये +1 है, +1 ये। अब ये देखो ये -1 ये +1 से कैंसिल होना था। आंसर कितना आ गया हमारे पास, -1/2। ये देखो -1/2। ये बच्चों आंसर आ चुका है। किसका आया अभी, ये डेल्टा एन का। इस रिलेशन पे अप्लाई करो, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -1/2 लिख सकते हैं ना, -1/2। अब आपको पता है ये जो -1/2 होता है, इसको नीचे लेके जाएं तो ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। और फिजिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1/2 को अंडर रूट कहा जाता है, के सी ओवर आर टी अंडर रूट भी कहा जाता है। अब बच्चों इस अंडर रूट आर टी को के पी से मल्टीप्लाई करो तो के सी आ जाएगा। के सी इज इक्वल टू के पी के साथ मल्टीप्लाई किया हमने आर टी अंडर। अब जरा चेक करो कि यही हमारे पास जो है ना वो उसने क्वेश्चन के अंदर बनाया हुआ है रिलेशन। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो किसके लिए ठीक निकला, इस अल्फा ऑप्शन के लिए, ये चीज। तो बच्चों पहली ऑप्शन ही हमारे पास क्या होगी, राइट होगी। ठीक है, एक तो ये हमारे पास केसी केपी को थोड़ा आगे पीछे करके उसने पूछ लिया आपसे। अब दूसरा एमसीक्यू जरा चेक करो, वो बच्चों उसने पूछा है हमारे पास किससे रिलेटेड, कैलकुलेशन। कहते हैं जी पार्शियल प्रेशर NO का एट इक्विलिब्रियम कितना होगा अगर पार्शियल प्रेशर N2 और O2 का 2 और 8 हो रिस्पेक्टिवली, KP बराबर होगा किसके, 4 के। देखो ये चंद एक केमिस्ट्री के यूनिट ऐसे हैं बच्चों जो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड, मोल हो गया, KP KC का रिलेशन हो गया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में भी जाके इस तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे। PH POH वाले टॉपिक MD में वैसे स्किप हो गए। अब जरा देखो यही इसके लिए पहले रिलेशन बताओ, बात KP की हो रही है, क्या होगा यार सेकंड MCQ में KP का रिलेशन, KP इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट NO, लेकिन इसकी पावर साथ 2 आएगी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखो ना, Kp की वैल्यू भी गिवन है, हमें पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? NO का। NO का पार्शियल प्रेशर निकालना है, Kp की वैल्यू गिवन है। ये जरा इसको रीअरेंज करो बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO हमको निकालने का, और इस Kp से हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। बच्चों अब जरा Kp की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Kp की वैल्यू को हमारे पास आ जाती है 4। मल्टीप्लाई किससे करें? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन उसने दिया है एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 इज 16, 4 इज 64। बच्चों ये अंडर रूट है, जरा चेक करो, ये अंडर रूट है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये और इसी तरह ये 64 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर जो है ना वो क्या बन जाएगा? 8 टोर। तो बताएं जी राइट ऑप्शन कौन सी होगी बच्चों? ये हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो राइट होगी, 8 टोर। तो ये कैलकुलेशन वाला MCQ आ गया। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई है वो डायरेक्ट रिलेशन में देख के जो है ना वो आपसे पूछ सकता है कि किस रिएक्शन के लिए Kp लेस देन Kc आएगा, जिसमें प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से क्या होंगे, काम होंगे। तो बच्चों इस तरह के और बहुत सारे MCQ जो है ना वो आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। बच्चों अब थोड़ी सी बात हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने इस फॉर्म में भी देखे होंगे, जैसे ये देखें, ये रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली टू फॉर्म NH3। इसका अक्सर आ जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा होगा। तो बच्चों जब टाइम हमारे पास 0 है, बिल्कुल स्टार्ट की बात की जा रही है, उस वक्त हम वेसल के अंदर जो है ना वो A मोल लेते हैं नाइट्रोजन के, सपोज B मोल हम लेते हैं हाइड्रोजन के। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो अमोनिया क्या होगा? 0। फिर बच्चों यही जो हमारे पास टाइम है ये किसको अप्रोच कर चुका है? इक्विलिब्रियम को। आप समझ लें कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो किसको अप्रोच कर चुका है? इक्विलिब्रियम को। अब जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो ये देखो जरा, कोफिशिएंट कितने हैं हमारे पास? 2। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर 2x मोल्स बनेंगे, किसके? अमोनिया के, याद रखना है। अब जब वो इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएगा तो जितने मोल हमने लिए होंगे उतने तो नहीं पड़े होंगे ना, जारी बात है, वो प्रोडक्ट में गए हैं, कितने कम होंगे? 1 मोल। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिखना है A-1x। ये -x मोल जो है ना ये कंज्यूम हुए हैं जितने हमने इनिशियली लिए थे। 1x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 1 है, ये 3 हैं, कम होंगे तो क्या लिखेंगे? B-3x मोल। ठीक है। अब बच्चों जरा हमें तो Kc एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होती है? कंसंट्रेशन, CON, कंसंट्रेशन। तो जितने मोल्स हैं ना उसमें हम किसको डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम V को। बच्चों जितने मोल हैं इसमें हम किसको डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम V को। जितने मोल्स प्रोडक्ट के बने इसको डिवाइड कर देंगे V से, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल ओवर वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन आ गई। अब लिखें जरा Kc एक्सप्रेशन बच्चों क्या होगा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स एज ए एक्सपोनेंट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद नंबर ऑफ मोल्स एज ए एक्सपोनेंट। देखो ऊपर कंसंट्रेशन हमने निकाली हुई है। अमोनिया की कंसंट्रेशन ये है 2x ओवर v, इसका क्या लेंगे हम? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन क्या है? ये देखो ये नाइट्रोजन A-x ओवर v
इंटू बी माइनस 3x/v, लेकिन क्या रखेंगे हम इसका क्यूब। बच्चों इसको जरा सॉल्व करें। 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस x/v इंटू बी माइनस 3x का क्यूब, इसको एज इट इज रखना है, आपने ओपन नहीं करना, डिवाइडेड बाय v3 इसको कर दें। ठीक है, अब ये देखो 3 और 1 4, ये 4 जो है ना ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल। बताओ क्या चीज बन गई, 4x² ओवर a माइनस x इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। पीछे नीचे क्या बच चुका है, सिर्फ v का स्क्वायर। बच्चों मैथ की रूह से v का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 4x² ओवर a माइनस x इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। बच्चों ये फाइनल हमारे पास जो है ना वो केसी एक्सप्रेशन बन चुका है ये। ठीक है, तो इनिशियली जो है 0 पे ए मोल बी मोल लिए हमने, इक्विलिब्रियम पे कितने बने, जो उसके साथ हमारे पास पावर है उसके हिसाब से आपने देखना है, कोफिशिएंट है। ये अक्सर आता है 4x²। एक चीज तो रहेगी, ये v² ऊपर आया था, ये जंप करके यहाँ पे v²। अच्छा पता है एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता था लेकिन मैंने बताई नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर के अंदर। वॉल्यूम कहाँ पे अपेयर हो रहा है, न्यूमरेटर में। याद रखना अगर प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पे आ जाएं, ये चीज, अगर प्रोडक्ट के मोल्स, ये बड़ी काम की बात है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। अगर प्रोडक्ट के मोल्स है ना रिएक्टेंट से कम होंगे, इसकी बात हो रही है, तो जो वॉल्यूम की टर्म है ना वो न्यूमरेटर में आएगी, लिख लेना। और अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो बच्चों ये जो वॉल्यूम की टर्म है ना ये डिनोमिनेटर में अपेयर होगी। अगर मैं आप इस एक्सप्रेशन के लिए आपसे पूछता ना, ये एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन का, थोड़ा मुश्किल करना है, टेक्निकल क्वेश्चन करना है, बताओ कौन सी बात ठीक होगी इस एक्सप्रेशन के लिए, NP लेस देन NR, NP ग्रेटर देन NR या NP इज इक्वल टू NR। मुश्किल बनाई जा सकती है। खैर इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं आपसे पूछना चाहता। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन मैं बड़ा मुश्किल आपसे पूछने जा रहा हूँ। जो इम्प्रूवर बच्चा होगा वो तो बच्चों जल्दी कर लेगा, जो फ्रेशर बच्चा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर वो ज़रूर लेगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं भी करांगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो मर्जी है भाई। 4 मोल ऑफ NO, लेकिन ये MCQ का आंसर जो है ना वो आपने देना है। एंड 0.9 मोल ऑफ CO2, लग जाता है पता भाई कितने पानी में है। आर मिक्स्ड इनिशियली, देखो इनिशियली बात उसने की है, इसका मतलब ये है कि पहले हमें इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी चीज बनानी पड़ेगी, फिर हम जो है ना वो केसी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बच्चों उसने दी हुई है, NO प्लस CO2 इट फॉर्म्स NO2 प्लस CO। ठीक है, अगली बात कहता है एट इक्विलिब्रियम। देखो अभी बात ऊपर जो थी ना वो इनिशियली थी, इक्विलिब्रियम पे आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो कैसे निकलेगा। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड। देखो उसने सिर्फ आपको CO2 के इक्विलिब्रियम पे 0.1 मोल दिए हैं, इसका मतलब 0.1 मोल से ही आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है
और NO कितना बचा है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। लग जाएगा पता। फाइंड क्या करना है आपने बच्चों, कहता है फाइंड केसी। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा कमेंट के अंदर सॉल्यूशन के साथ उसको एप्रिशिएशन जरूर मिलेगी, ठीक है, बशर्ते कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, जरूर करना है। आंसर मैं आपको यहां बता देता हूं, चलें, लेकिन मुझे सॉल्यूशन के साथ ये आंसर निकाल के देना है आपने। बच्चों इसका आंसर है केसी का, वो हमारे पास कितना है 2। ये चले मैं आपको आंसर दे देता हूं, ठीक है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट ली शैटलियर प्रिंसिपल और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हाजिर होंगे। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, यही हमारे लिए अप्रिशिएशन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।